today's session I am seeing that there are a lot of students, so I will make my lecture student friendly. It's not just for the practitioner, it will be for the student friendly as well. So art of prescribing, today's topic, कैसे करते हैं आर्ट, क्या है आर्ट होम्योपैथी में, प्रिस्क्राइबिंग में। तो सबसे पहले देखिए, it is a process of selecting the most appropriate homeopathic remedy. Most appropriate is a very important term, most appropriate, because as a student you might have learned there are no surrogate in homeopathy. Most appropriate based on the totality of the symptom present by the patient. Objective to treat the individual holistic rather than just the disease. We treat the patient in disease rather than disease in patient. So we have to find certain, every system must have a certain principle. So in homeopathy we have certain सिम्टम्स लेके आते हैं। अक्सर पेशेंट स्टेरॉइड्स खा के आते हैं तो उनकी पेन गायब रहते हैं, लेकिन उनकी कंप्लेंट उभरा करती है बार बार। तो वहां पे आपको ये मार्च सिम्टम है, तो आपको ओरिजिनल ट्रेस ऑफ सिम्टम्स को कवर करना है। तो दीज आर द चैलेंजेस इन होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग। नाउ अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। मेरी एक बड़ी फेवरेट टैग लाइन है, अगर आप पढ़े होंगे लव एंड बेली की बुक में लिखा है, टू स्टडी द फिनोमेना ऑफ डिजीज विदाउट बुक इज लाइक गोइंग इन द सी विदाउट रडार एंड कंपास, एंड टू स्टडी द फिनोमेना ऑफ डिजीज विदाउट पेशेंट इज लाइक गोइंग इन द सी नॉट एट ऑल। इट इज रिटन इन लव एंड बेलीज प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। तो बिना पेशेंट के बीमारियों की स्टडी कभी नहीं की जाती है और वो प्रैक्टिकली आपको कंठस्थ भी नहीं होती है। तो ये मेरी टीम थी। आज तरह तरह के मैं कुछ केसेस दिखाऊंगा आपको, और उस केसेस के द्वारा मैं कुछ आपको टीच करने की कोशिश करूंगा। टीच एक बहुत अच्छा वर्ड नहीं है, मैं आपसे साझा करने की कोशिश करूंगा। मैं कुछ आपसे सीखता हूं, कुछ आप हमसे सीखते हैं, इसीलिए ये सीएमई होती है। सबसे पहले मैं आपको ये केस दिखा रहा हूं, केस ऑफ फॉलिकुलाइटिस डिकॉल्वेंस। ये एक डिजीज होती है जिसमें ये थेरेपेटिक प्रिस्क्राइबिंग का एक केस है। यूजुअली तो मैं थेरेपेटिक प्रिस्क्राइबिंग नहीं करता हूं, लेकिन कभी कभी इतने एग्जैक्ट सिम्टम मिल जाते हैं और बाकी चीजों से भी इतनी चीजें मैच कर जाती हैं कि आप कभी कभी थेरेपेटिक प्रिस्क्राइबिंग भी कर सकते हैं अगर आपके पास पॉजिटिव ऑफ सिम्टम है। ये पेशेंट मेरे पास बलरामपुर में आया था। उस बच्चे के पूरे सर से बाल लगभग गायब हो चुके थे, और ये एक डिजीज जिसे कहते हैं फॉलिकुलाइटिस डिकॉल्वेंस। स्काल्प पे बूगी फॉर्मेशन हो जाता है, रिजेस एंड ग्रूव्स बन जाते हैं, पस पड़ जाता है, और आप इसका वीडियो देखेंगे। एक महीना का अंदर अब खलवा है, डॉक्टर साहब हल्का हल्का के बाल आ गए और खुजली कम हो गई, और उसके एक महीने के बाद तो नहीं निकलते हैं, हैं? कोई नहीं दाने नहीं निकलते इस महीने में, कब दाने नहीं निकले? अच्छा, कोई दिक्कत सारे दाने निकलने बंद हो गए, पस पड़ना बंद हो गया, और हेयर ग्रोथ भी हो रही है। एंड दिस इज द लास्ट पिक्चर अपर मेनी। ये फाइनल है, मैं उस साइड स्किप कर देता हूं। दिस इज ए केस ऑफ मेजेरियम। पूरी तरह से ये बच्चा ठीक हो चुका है। अब ये तो एक छोटा सा थेरेपेटिक मैंने केस दिखाया, अब मैं कुछ आपको बड़े केसेस दिखाऊंगा, बड़ी बीमारियों के कुछ ऐसे केसेस की क्लिनिक में भी इस टाइप के केसेस बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये इतनी रेयर डिजीज है। ये ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए अक्सर पेशेंट एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास, सर्जन के पास, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ही जाते हैं। ये एक डिजीज है जिसे सीएसएफ राइनोरिया या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया कहते हैं, जहां पर ब्रेन का फ्लूइड, जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के बीच में फ्लूइड बह रहा है, वो नाक के रास्ते बाहर आने लगता है। इसमें क्या क्या होता है देखिए, ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में फ्लूइड बह रहा है वो नाक के रास्ते से बाहर आने लगेगा। दिस डिजीज इज कॉल्ड सीएसएफ राइनोरिया। कारण क्या होते हैं? एक्वायर्ड कॉन्जेनिटल कॉजेज है, कॉन्जेनिटल मेनिंगोसिल बहुत कॉमन फिनोमेना होती है, हाइड्रोसेफेलस में भी दिखाई पड़ता है। ट्रॉमेटिक ट्यूमर आइट्रोजेनिक कॉज
any factor which increases the undue CSF pressure can cause CSF pressure। और जो मैंने अपने पेशेंट में एज ए होम्योपैथ देखे हैं, कोई भी पेशेंट जो बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड होता है उसमें ये CSF आ सकता है। तो पहली चीज तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको बहुत फ्रिक्वेंटली ना आपको पढ़ाई जाएगी ये बीमारी, और ना आप बहुत फ्रिक्वेंटली देखेंगे। तो इस बीमारी के बारे में अगर आप जानते रहेंगे तो आपको लाइफ में जब पहली बार आप देखेंगे इस पेशेंट को, तुरंत पहचान जाएंगे कि ये CSF राइनोरिया ही है। क्या होता है, कैसे डायग्नोज किया जाती है, डॉक्टर्स या ENT सर्जन्स यूजुअली देते हैं। एक ड्रग होती है उसको डायमॉक्स कहते हैं। डायमॉक्स एक डायूरेटिक ड्रग है जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है और उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है। उसके अलावा एंडोस्कोपिक नेजल रिपेयर, थाई से एक फैट का टुकड़ा काट के नाक के अंदर चिपकाते हैं वहां बेस ऑफ द ब्रेन पे, ये इसका ट्रीटमेंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके रियल टाइम केसेस देखते हैं। ये मेरे रियल टाइम केसेस देख सकते हैं आप, ये सब पेशेंट्स के नाक से निकलता आ गया। एक वीडियो भी है, उसमें वीडियो में देखेंगे। पेशेंट्स हैं सब, ठीक है, देख पा रहे हैं। इसके अलावा आपको अगले वीडियो में और दिखा रहा हूँ। बीच में 2 महीने की बंद हो गया था ये, हमें इलेक्शन में काफी अच्छा, तो हमें लगा ठीक हो गया है, लेकिन अब 2 महीने हो गए दोबारा। सरल डायग्नोस्टिक का जो रिपोर्ट है वो दीजिए। सरल डायग्नोस्टिक किस तरह से CSF प्रेशर आता है, ये टाइप से पेशेंट को CSF का डिस्चार्ज होता है। These are my real patients। और क्योंकि CSF से आए थे, हमारा सभा CSF का लीक था, 3 महीनों से डायमॉक्स ले रहे थे। क्योंकि ये CKD के पेशेंट थे तो थोड़ा सर्जरी से डर रहे थे। 10 साल से इनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था। इनके डॉक्टर ने कहा कि इसको आपको कोशिश ही करेगा। अच्छा, इसके लिए सर्जरी बोला आपको? हाँ, सर्जरी बोला। डॉक्टर ने इसको सर्जरी किया था। पानी निकला आपका, एनालिसिस नहीं हुआ उसका? एनालिसिस नहीं हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको कई तरह से डायग्नोज करते हैं। हम आपको एक शीशी दे देंगे, CT सिस्टमोग्राफी के द्वारा या केमिकल डायग्नोसिस। ग्लूकोज उसका टेस्ट कराइए, देखिए हो जाएगा। इस केस में देखिएगा आगे एक नाक से अगर पानी आ रहा है, आगे ये इनकी डायग्नोसिस थी, CT सिस्टमोग्राफी, ये CSF राइनोरिया। और इसका प्रोटीन का कंटेंट देखिएगा, ये ज्यादा आ रहा था, ग्लूकोज का कंटेंट ज्यादा आ रहा था CSF फ्लूइड में। और ये डायग्नोस्टिक फीचर होता है, नॉर्मल नाक के पानी में प्रोटीन का कंटेंट और ग्लूकोज का कंटेंट नहीं आएगा। ये 21 नवंबर का फॉलोअप है इनका। मैंने केस हिस्ट्री लिया रिसेंट, इसको हम कॉन्जेनिटल मेगाकोलोन भी कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जहां पर इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट बनता है। स्टूडेंट्स स्पेशली ध्यान दें, आपके फाइनल में भी आ सकता है। हिस्टोन डिजीज में गैंग्लिया डेवलप नहीं होती है लास्ट पार्ट ऑफ द कोलोन में, और इसमें एक फुल थ्रू सर्जरी की जाती है। 3 स्टेज की सर्जरी होती है। जिस पार्ट में गैंग्लिया नहीं बनती उस पार्ट को काट के निकाल दिया जाता है और सर्जरी करके उसको खींचा जाता है। पहले उसको अलग निकाल दिया जाता है उस पार्ट को, कोलोस्टोमी बैग में बच्चा 3 महीने तक स्टूल पास करता है, फिर उस इंटेस्टाइन के पार्ट को ऊपर खींच के फिर से पहले पार्ट में सिल दिया जाता है। ये बड़ी पेनफुल कंडीशन होती है बच्चे के लिए, माँ बाप के लिए। और इस डिजीज के मेरे पास पहले लखनऊ में 1 पेशेंट आया, 2 पेशेंट, और डिजीज के मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हो गए। दीज आर द डिफरेंट पेशेंट। आप पेशेंट को देख के बता देंगे कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट का और इस टाइप का कंटूर है। ये पेशेंट में देखिए सर्जरी हो चुकी है, यहाँ पे स्कार है दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो इन्वर्टेड अम्बलाइकस भी इन्वर्टेड हो जाते हैं, देख रहे हैं आप, इसमें अम्बलाइकस इन्वर्टेड हो जा रहे हैं क्योंकि पेट का कंटूर इतना बढ़ जाता है। तो दिस इज द केस, बस्ती का केस था बच्चा। अरे कब से हो रहा है ये प्रॉब्लम इनको? सर्जन ने कह दिया था गैंग्लिया नहीं बन सकती किसी दवा के दुनिया में। सुनिएगा, तो सभी डॉक्टर इनको एक तरह से बोला कि सर्जरी करना पड़ेगा। गैंग्लिया बनेंगे नहीं, ये डॉक्टर ने कहा था। ये इसकी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट है और
हिस्टोलॉजिकल और कैसे एक्सरे है रिपोर्ट में आनंद बनी अभी? हमको चूंकि अल्टीमेटम मिल चुका है वहां से जल्दी होने का, तो मैं जल्दी से दिखा दे रहा हूँ। वेरियम एनिमा एक्सरे हुआ बाद में इलाज के, और एक कंप्लीट की नो एविडेंस ऑफ नोरोई थी। सो दिस इज ए केस, सबसे लास्ट इसका फॉलोअप 18 सितंबर का। दिखाइए आनंद बनी कहाँ है? जी सर है। ये ओपियम का ट्रांसलेशन चला था, ये तो बड़ा हो गया भाई। और ये मेरा पहला केस था। दूसरा केस मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरा पहला केस था। ये भी ओपियम के द्वारा ठीक हुआ था। ये छोटा सा बच्चा है। अब इसमें देखिए कैरेक्टरिस्टिक, इसमें कॉन्जेनिटल मगा कोलोन में आप कोलोन की साइज देख पा रहे होंगे। इस टाइप से कोलोन लार्ज बढ़ जाता है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है हमेशा इसको वेरियम एनिमा एक्सरे और रेक्टल बायोप्सी। ये बच्चा था पहली बार जो आया था। और ये भी लास्ट वीडियो मैंने मांगा था, बच्चा कितना बड़ा हो गया। तो ये बच्चा था लास्ट इसका। ये तो बहुत बच्चा बड़ा हो गया है, और अभी इसको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दवा नहीं दी। मैं डॉक्टर साहनी के एक मेथड का फॉलोअर हूँ, जिसे कहते हैं बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति या मेडिसिन ट्रांसफर थ्रू हेयर। इस तरीके में क्या किया जाता है, जिस दवा का हम चुनाव करते हैं दवा को एक कांच की शीशी में ले लेते हैं, और पेशेंट के सर का एक बाल लेके उसमें डिप कर देते हैं उस मेडिसिन में। डॉक्टर साहनी एक बड़े महान पटना के वैज्ञानिक थे, होम्योपैथ थे, जिन्होंने कहा कि होम्योपैथिक दवा अगर ऊर्जा के रूप में है, ऊर्जा कोई खाने की चीज नहीं, ऊर्जा को तरंगों द्वारा रूप से भेज के देखा जाए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और उनका एक्सपेरिमेंट उनको सफलता मिली, और आज उनके नक्शे कदम पे बहुत सारे लोग चल रहे हैं। उसमें से एक मैं। मेरी क्लिनिक में किसी भी पेशेंट को कोई भी खाने लगाने की दवा दी जाती है। मैं सभी रोगियों का इलाज बाल से करता हूँ। कुछ पेशेंट आपने देखे होंगे यहाँ पे जो ऑनलाइन पेशेंट है, जिन्होंने बाल बाहों से भेज दिए, बाई पोस्ट भेज दिए। जैसे बोकारो का पेशेंट जो सीएसएफ में था, उसने बाई पोस्ट बाल भेज दिया। कुछ पेशेंट मेरी क्लिनिक पे आ जाते हैं, और सबका इलाज में बाल से करता हूँ। पेशेंट का बाल मुझे पास मिल जाए, कोई भी बीमारी हो जो ठीक हो सकने वाली हो होम्योपैथी के द्वारा, उसका मैं इलाज करने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।